हेलो बच्चों। एक्चुअली में आज हुआ क्या था कि हम हेलो एल्केन और हेलो वेरिएंस की क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे जो आज क्लास हुई थी। तो इसीलिए अलग से मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें क्लास में हुई हैं उसको एक बार कवर कर लेते हैं फटाफट, ताकि अगर किसी बच्चे का छूट गया हो या रह गया हो तो यूट्यूब से देख लेगा। ठीक है, तो बच्चे हम हेलो एल्केन या हेलो वेरिएंस चैप्टर को कंटिन्यू रख रहे थे। उसमें हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक का पूरा पोर्शन कवर कर लिया था ऑलरेडी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हमें समझना है डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसमें हमें समझना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एक छोटी सी बात ये कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है बच्चे, ये होता है पोलर नेचर का। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ईएन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन की, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। इससे इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा? पोलर बॉन्ड। तो अगर पोलर हो गया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट की, किसकी? डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू चार्ज, क्यू से लिख देता हूं, इनटू में डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ। अब सुना ध्यान दे, जो भी चार्ज डेवलप होगा इस पूरे बॉन्ड के अंदर, वो डेवलप क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो मैं बोल सकता हूं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे पास एक तो होगा RF यानी कार्बन और फ्लोरीन का, फिर क्या हो सकता है? RCl, RBr और क्या हो जाएगा? RI। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो यहाँ कार्बन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अगर आप ग्रुप नंबर 17 में देखोगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन एंड उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो इस हिसाब से हमें ऑर्डर क्या मिलना चाहिए था भैया? चार्ज यहाँ ज्यादा तो इधर इधर इधर। दिस वाज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमें ये मिलना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था। बस इसमें थोड़ा चेंज हुआ। और चेंज क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ में फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन की बात करूं तो उतना ज्यादा चेंज बॉन्ड लेंथ में नहीं आता है। तो ड्यू टू लार्ज चेंज इन द बॉन्ड लेंथ होगा क्या कि जो RCl है पहले आ जाएगा, RF उसका कम, और उसके बाद फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, RBr और RI। तो मतलब अगर मैं यहाँ ऑर्डर की बात करूं तो RCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है? RF का, और उसके बाद उससे कम किसका होगा? RBr एंड देन RI का। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है। क्लियर बात? एक मिनट जस्ट। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चे कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमारा ये हो गया। तो एक तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक, तो अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर के बाद हमें एक चीज और समझनी हो, क्या है? बॉन्ड लेंथ है। क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई?
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब जो दो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हो आप? बॉन्ड लेंथ बोलते हो। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज में क्या फर्क होता है? यानी साइज का ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है तो फ्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा होगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा साइज होगा किसका? आयोडीन का। अब सुनना, लेट्स से ये मेरे कार्बन का साइज है, ठीक। मैंने इसका बॉन्ड बनाया किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ये मान लिया फ्लोरीन का साइज है और ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। अब मेरी बात यहां समझना, मैं कह रहा हूं कि कार्बन तो अभी भी वही है, कार्बन तो नहीं बदल रहा है, लेकिन चेंज क्या आ रहा है कि अगर मैं ये क्या ले लूं, क्लोरीन ले लूं, तो भैया थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, और जैसे ही साइज बढ़ेगा तो आपको ये बात समझ आया कि सर न्यूक्लियस भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब जिस ऑर्डर में साइज इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? उसी ऑर्डर में इंक्रीज कर जाएगी। तो मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि RF, RCl, RBr और RI, इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इसको साइड करते हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सिंपल सा क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? RI की, फिर RBr उससे कम, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? RF हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड। अब सुनना, अगली चीज जो आती है वो क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। BD स्टैंड फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि जो BDE यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या जाना चाहिए? सर यही सेम ऑर्डर तो रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा। इसको उठाया, पेस्ट। अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, और सबसे जो है कम स्ट्रेंथ किसकी होगी? आयोडीन के साथ में। और यही सेम ऑर्डर किसके लिए हो जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए। तो यहां तक तो बात क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। अगर हम हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की मेथड्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स पहले अवेलेबल है इसकी बात करते हैं। अगर हम अवेलेबल मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कहां से बना सकते हैं? हाइड्रोकार्बन से। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो क्या है? फ्रॉम एल्कोहल, यानी दारू का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। और यहाँ है सम अदर रिएक्शन। अगर मैं बात करूं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन तो हम प्रिपरेशन सीखेंगे कहां कहां से, कि एल्केन से कैसे बनाएंगे। फिर हम सीखेंगे एल्कीन से कैसे बनाएंगे। फिर हम सीखेंगे एल्काइन से कैसे बनाएंगे। अगर हम फ्रॉम एल्कोहल की बात करें तो फ्रॉम एल्कोहल में यूजिंग HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल करके, PX3 का इस्तेमाल करके, PX5 का इस्तेमाल करके, और SOCl2 का इस्तेमाल करके। जब SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं इसको हम बोलते हैं डार्जन्स मेथड। क्या बोलते हैं? डार्जन्स मेथड। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम अदर रिएक्शन में जाएं तो दो रिएक्शन जो आपको याद रखनी है वो क्या है? एक है स्वार्ट्स रिएक्शन,
और एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये लास्ट के जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डाल्टन्स मेथड यानी एसोसिएशन। ठीक है, ये टोटल हमारे पास हो गए क्या तरीके प्रिपरेशन के हेलो एल्केन्स को। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं कहां से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो पहला पार्ट है फर्स्ट यानी ए, वो क्या है, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अगर हम बात करें तो एल्केन से प्रिपेयर करेंगे और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा इसमें सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं इसमें, अच्छा इसको मैं 1 2 3 लेवल कर दे रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। और इसका जो ए वाला पार्ट है उसमें बात कर रहा हूँ किसकी, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की। अब सुना ध्यान से, ये हमने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ी थी ऑलरेडी। तो अगर मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेरे पास ये एल्केन है CH4, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, X2 से करा दी। X2 क्या हो सकता है, X कैन बी Cl एंड Br, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात कर रहा हूं। सुनना ध्यान से इसको, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप यूवी बोल दो या आप HNU लिख दो, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी। जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या होगा, CH3X बन जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, HX। वैसे अगर हम बात करें तो मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं -HX। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू होगी वही सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये क्या बन जाएगा, CH2X2 बन जाएगा। फिर से ये नहीं रुकेगी, HNU, और फिर से क्या बन जाएगा, CHX3, और वापस से HNU से रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, CX4। ठीक, इसको हम बोलते हैं हैलो फॉर्म, ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको हम, हैलो फॉर्म। मतलब अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म बोल देते और ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म बोल देते। ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी, इससे आपको क्या मिलेगा, मिक्सर मिल जाएगा। सही बात है, क्या मिलेगा मुझे, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स which is difficult to separate, which is difficult to separate। यानी मुझे मिल गया एक मिक्सचर और इस मिक्सचर को सेपरेट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल काम है। अब एक बार और समझना, अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया मुझे क्या बनाना है, मोनो हैलोजिनेशन करना है, मतलब एक ही हैलोजन अटैच करना है। तो अगर आपको मोनो हैलोजिनेशन करना है और मोनो हैलोजिनेशन, तो मोनो हैलोजिनेशन के लिए मैंने लिया CH4 और प्लस मैंने रिएक्शन कराया, लेट्स से चलो कि बस Cl2 ही ले लेते हैं, और किससे कराया, HNU के प्रेजेंस में। अगर मैंने हाइड्रोकार्बन को एक्सेस में ले लिया तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब सर ऐसा कैसे हुआ, आप एक एग्जांपल समझो। मेरे पास मान लिया 150 यानी 150 चॉकलेट के पैकेट्स हैं और मेरे पास बच्चे कितने हैं, सिर्फ 10। तो हर एक बच्चे को मैं 10-10 15-15 चॉकलेट दे सकता हूँ। सही बात है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास बच्चे स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 है, बस चॉकलेट मेरे पास क्या है, 150-150। तो बहुत सारे लोगों को तो एक भी नहीं मिलेगा। यानी अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ
तो एटलीस्ट एक एक चॉकलेट कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप चॉकलेट समझो किसको, इस क्लोरीन को। मेरे पास क्या मौजूद है, CH4। अगर ये बहुत सारा मौजूद है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि एक CH4 के साथ केवल एक ही Cl रिएक्ट कर पाए, एक से ज्यादा रिएक्शन करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तब तक क्या हो जाएगा, Cl ही आपके पास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये एक्सेस में ले लिए तो मोनो हेलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अगर आपको पॉली हेलोजिनेशन प्रोडक्ट चाहिए तो आप किसको एक्सेस में ले लेना, क्लोरीन को एक्सेस में ले लेना। क्लियर बात। अब जैसे एक रिएक्शन और मैं बात करूं, जैसे मैंने ये ले लिया, इसकी रिएक्शन मान लिया किससे करा दिया, Br2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। तो जो भी पॉसिबल पोजीशन से रिएक्ट कराओगे, देखो ध्यान से, एक तो मेरे पास ये रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों सेम पोजीशन है, चाहे यहाँ अटैच करो यहाँ अटैच करो। दूसरी पोजीशन मैं ये व्हाइट से क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ सेम है। तो मतलब जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो सुनना ध्यान से, दिस एक ऑप्शन कि यहाँ अटैच करा दो, तो मैंने यहाँ Cl अटैच करा दिया, अगर इधर करा था तो भी सेम बात थी। प्लस एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ अटैच करा दूं, अच्छा Cl नहीं Br था, Br। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ अटैच करा देता, तो मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ मुझे मिक्सर मिल रहा है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि मिक्सर को सेपरेट करना मुश्किल है, इसीलिए जनरली ये उतना ज्यादा प्रीफर्ड मेथड नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, आयोडीनेशन। अगर मैं आयोडीनेशन में जाऊं, पी पार्ट, तो मैंने लिया क्या, CH4, और मैंने रिएक्शन किससे कराई, I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, और इसने क्या बनाया, CH3I, और प्लस क्या बना दिया। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इन भाई साहब की वजह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, मतलब बैक डायरेक्शन में जाने लगी, तो आप बताओ, आप बनाना चाह रहे थे अल्काइल जो है आयोडाइड, लेकिन वो बनेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैक डायरेक्शन में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मान लिया मुझे प्रॉपर यील्ड चाहिए, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, CH4 I2 के साथ रिएक्शन कराया, और मैंने यहाँ साथ में ले लिया क्या, HNO3 या फिर HiO3, तो क्या बन जाएगा मुझे, CH3I मिल जाएगा। अब सुना ध्यान से, ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों भाई साहब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या कर देते हैं, कन्वर्ट HI इंटू I2, यानी HI को किसमें कर देते हैं, I2 में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अगर मुझे आयोडीन बनाना है, आयोडीन का प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे HiO3 या फिर HNO3 यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कराना पड़ेगा। वेयर एज अगर हम क्या करने गए, सी पार्ट देख लेते हैं, फ्लोरिनेशन। क्या करने गए, फ्लोरिनेशन। तो सुना ध्यान से, फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक है। कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक एंड वॉयलेंट। इसी वजह से क्या होगा, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और इस वजह से हम ये रिएक्शन नहीं कराते। मतलब आप अगर कराने के लिए गए, मान लिया लैब में कराने लगे, बताया लैब उड़ा दिया आप लोगों ने, ठीक, तो ये रिएक्शन हम जनरली नहीं कराते हैं। तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस आगे होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ाया था, थोड़ा सा कम ही था आज। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, यहाँ तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना और देख लेना। अगली क्लास जो है रिकॉर्डेड होगी, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है।